आंधियों को कह दो अपना रूप बदल ले, आंधियों को कह दो अपना रूप बदल ले, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मोरी। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। देखिए 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। जनता को पहली बार वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी वोट डालने का अनुभव जो है इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार जो है प्राप्त किया था। ये अधिनियम जो है, इस अधिनियम के माध्यम से ही भारत की जो केंद्र में विधानमंडल था, उस विधानमंडल में पहली बार उसको द्विसदनात्मक बनाया गया था। दोस्तों कहने को तो 1919 के एक्ट में जो है और संघ सूची के जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय। और प्रांतीय सूची के विषय जो थे वो प्रांतों को प्रदान कर दिए गए थे। तो ये देखने पर तो ऐसा लगता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, लेकिन हकीकत में 1919 के एक्ट के द्वारा भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, क्योंकि प्रांतों के प्रशासन पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का नियंत्रण था। प्रांतों को जो शक्तियां मिली थी वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यायोजित की गई थी। साथ ही साथ में गवर्नर जनरल जो था उसका पूरे के पूरे प्रांतीय प्रशासन पर नियंत्रण होता था। प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाता था उस पर भले गवर्नर ने साइन कर दिए हो, लेकिन जब तक गवर्नर जनरल उस पर साइन नहीं करता था तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता था। इसके अलावा कौन सा विषय जो है वो केंद्र सूची में, कौन सा विषय प्रांतीय सूची में, इस विवाद का निर्णय करने का अधिकार भी न्यायपालिका को नहीं था, गवर्नर जनरल को प्राप्त था। इसके अलावा 1919 के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, केंद्रीय विधानमंडल को पूरे भारत के लिए विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। तो 1919 के एक्ट के तहत ये जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी, उस द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायी शासन लागू किया गया था, इस आंशिक उत्तरदायित्व शासन पर जो है केंद्र का पूरी तरह से नियंत्रण बना हुआ था। ये सब चर्चा अपन यद्यपि पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। 1919 के एक्ट में इन चीजों को विस्तार से बताया हुआ है, लेकिन चूंकि द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के एक्ट के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर उन बातों की चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। अपन बात करें द्वैध शासन व्यवस्था की। द्वैध शासन व्यवस्था जो है ये 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में लागू की गई थी। देखिए द्वैध जो शासन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा की डायरकी शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है डायरकी, इस शब्द से द्वैध शासन बना है। और डायरकी जो शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है, डाई प्लस आर्की। डाई प्लस आर्की यूनानी भाषा के दो शब्दों से डायरकी बना है। डाई का अर्थ होता है दोहरा और आर्की का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन या दो शासकों का शासन। तो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई कि प्रांतीय शासन को दो अलग अलग सत्ताओं के अधीन विभाजित कर दिया गया। तो ये जो व्यवस्था थी इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। मैं आपको इसको और विस्तार से समझा रहा हूं, आप देखते रहे। देखिए 1919 के एक्ट में क्या किया गया था कि जो केंद्रीय सूची के विषय होते थे, केंद्रीय सूची के जो विषय होते थे उन विषयों को दो भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची के विषय और प्रांतीय सूची के विषय। प्रांतीय सूची के विषय, ये केंद्रीय विषयों का दो भागों में विभाजन किया गया था। केंद्रीय सूची के विषय जो राष्ट्रीय महत्व के थे और इन विषयों
कानून बनाने का जो अधिकार होता था वो केंद्र सरकार को यानी गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को होता था। और प्रांतीय सूची के जो विषय होते थे ये प्रांतों को प्रदान कर दिए गए थे, जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को पहली बार उत्तरदायी शासन के माध्यम से प्रदान किया गया था। अब इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो प्रांतीय सूची के विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे? सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय प्रांतीय सूची के विषयों को क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय जो थे इनके ऊपर गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद का नियंत्रण था। सुरक्षित विषय का संचालन, प्रशासन संचालन कौन करता था? गवर्नर जनरल, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद करती थी। और हस्तांतरित विषय जो थे उनका संचालन कौन करता था? उनका संचालन करते थे लोकप्रिय मंत्री। लोकप्रिय मंत्री। तो ये जो सिस्टम था, ये जो लोकप्रिय मंत्री थे ये जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते थे और ये राज्यों की विधान परिषद के सदस्य होते थे। विधान परिषद के सदस्य होने के साथ साथ में और ये मंत्री भी होते थे। तो हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत जो विषय प्रदान किए गए थे उन विषयों के अनुसार राज्यों का शासन चलाना इनकी जिम्मेदारी होती थी। तो इस प्रकार से ये प्रांतों के अंदर जो प्रांतीय सूची के विषयों का दो भागों में विभाजन करके प्रांतों के शासन संचालन की व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों ये द्वैध शासन व्यवस्था जो है भारत में 8 प्रांतों में लागू की गई थी। 1 अप्रैल और 1921 को जो है लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1921 को ये भारत के 8 प्रांतों में लागू की गई थी। द्वैध शासन व्यवस्था भारत में 16 वर्षों तक रही थी, यानी 1921 से 1937 तक जो है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था रही थी। लेकिन इस द्वैध शासन व्यवस्था के अंदर कुछ इस प्रकार की कमियां थी जिन कमियों की वजह से ये द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ी जो कमी थी वो क्या थी कि वित्त जो था ये सुरक्षित विषयों के अंतर्गत रखा गया था और इस वित्त के ऊपर गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद का नियंत्रण था। अब अगर मंत्री को कोई काम कराना है तो वो किसके पास जाएगा? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के पास जाएगा। और जो वित्त का मंत्रालय जिस व्यक्ति के पास में होता था वो व्यक्ति जो है वो मंत्रियों की सुनता नहीं था। उस वजह से मंत्री चाह करके भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के काम नहीं करवा पाते थे और वो जनता में अलोकप्रिय हो जाते थे। इसके अलावा और क्या कमी थी कि जो भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते थे, जो प्रांतों के अंदर तैनात थे, वो अधिकारी जो थे वो नेताओं को, मंत्रियों को अपने आप से छोटा मानते थे और वो ये कभी भी सहन नहीं कर सकते थे कि ये जो जनता के प्रतिनिधि है ये हमारे को आदेश दे। तो उस वजह से भी वो मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करते थे, क्योंकि मंत्री जो है उनका इन सेवाओं पर, इन अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं था। न तो मंत्री इनको हटा सकता था, न इनकी पोस्टिंग करा सकता था, न इनका ट्रांसफर कर सकता था। इस वजह से ये जो अधिकारी थे वो मंत्री से किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं रहते थे, उसके आदेश का पालन करने को तैयार नहीं रहते थे। इसके अलावा देखिए 1923 में जो स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो 1924 के चुनाव में उदारवादियों ने और स्वराज्य पार्टी ने जो है इन चुनावों के अंदर भाग लिया था। तो स्वराज्य पार्टी का एकमात्र उद्देश्य जो था वो इस द्वैध शासन को असफल करना था, क्योंकि वो चाहती थी कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो सिद्धांत रूप में गलत है और इसके माध्यम से उत्तरदायी शासन जो है वो पूरी तरह से प्रदान नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इन विधान परिषदों में रह करके, प्रांतों के विधान परिषदों में रह करके और प्रशासन को, शासन को जो है चलाने में अवरोध पैदा करने का कार्य किया। उन्होंने
1924 के अंदर एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का नाम था मुंडीमेन कमेटी। मुंडीमेन कमेटी जो है ये स्वराज्य पार्टी के द्वारा 1924 में गठित की गई थी। इस कमेटी ने यह कहा कि द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। इसकी आलोचना की उन्होंने और इसको समाप्त करने की बात कही। साइमन कमीशन ने भी द्वैध शासन व्यवस्था की आलोचना की थी। इस मुंडीमेन कमेटी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे और तेज बहादुर स्प्रू थे। दोस्तों, द्वैध शासन की असफलता का एक जो कारण था वो ये था कि जो प्रशासन के अंदर जो लोकप्रिय मंत्री थे उन लोकप्रिय मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव था। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब सब एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे, लेकिन ये सिद्धांत जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन के अंतर्गत जो सरकार बनाई गई थी उस सरकार के ऊपर लागू नहीं होता था, क्योंकि गवर्नर जो होता था वो जो मंत्री जिनको बनाता था वो मंत्री क्या होते थे, अलग अलग पार्टियों के होते थे। कई बार तो गवर्नर जो है वो दो विरोधी विचारधारा के व्यक्तियों को मंत्री बना देता था और उनमें कभी भी आपस में नहीं बनती थी। उस वजह से शासन संचालन में गतिरोध पैदा हो जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक सुधारों को लेकर के 1920 में एक कमीशन का गठन किया था। उसका नाम था मेस्टन कमीशन। मेस्टन कमीशन, मिस्टर मेस्टन की अध्यक्षता में मेस्टन कमीशन का गठन किया था। इस मेस्टन कमीशन ने जो ये सिफारिश की कि प्रांत जो है वो केंद्र को और ज्यादा अनुदान प्रदान करें। तो प्रांतों की स्थिति पहले ही खराब थी, क्योंकि देश में अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई थी, उस वजह से प्रांतों की स्थिति खराब थी। और ऊपर से मेस्टन कमीशन ने यह सिफारिश की कि प्रांत केंद्र को और ज्यादा अनुदान प्रदान करेंगे। उस वजह से भी प्रांतों के पास में धन का अभाव हो गया। लोकप्रिय मंत्री चाहकर के भी अपने क्षेत्र में, अपने इलाकों के अंदर जनता के विकास के कार्य नहीं करवा सके। दोस्तों, जब 1919 का एक्ट लागू किया जा रहा था तो मोंटेग्यू जो प्रस्ताव थे उसमें भारत सचिव मिस्टर मोंटेग्यू ने क्या कहा था कि भारत को एक बार आंशिक जो उत्तरदायी शासन है वो ही प्रदान किया जाएगा, क्योंकि भारतीय लोग अनपढ़ हैं, अनुभवहीन हैं, उनको चुनावों के अंदर मतदान करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एक बार जो है अपन छोटा प्रयोग करके देखते हैं। लेकिन द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतों में जिस प्रकार से जनता को मताधिकार प्रदान किया गया और जनता ने जिस प्रकार से समझदारी के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि मोंटेग्यू का ये मत जो था, भारतीयों के प्रति ये जो सोच थी वो पूरी तरह से गलत थी। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था जो है असफल करने में अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा योगदान था। अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भारतीय जो है वो द्वैध शासन व्यवस्था के माध्यम से और जनता के कार्य करें, जनता के विकास के कार्य करें, क्योंकि वो इस व्यवस्था को ही क्या करना चाहते थे, जनता में अलोकप्रिय बनाना चाहते थे। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।